किस तरीके से आप अपने क्राफ्ट को यूज कर रहे हैं टू क्रिएट अ नैरेटिव, वेदर इट इज अबाउट ट्रेडिशन और अबाउट हेरिटेज? वुड यू लाइक टू स्टार्ट, मनीष? सो मतलब ये हमारे लिए तो बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, और ज़्यादातर मैं इसलिए भी कहूँगा क्योंकि हम सिर्फ हैंडक्राफ्टेड टेक्सटाइल्स में काम करते हैं. तो देर इज़ वन पैरेलल स्ट्रीम विच इज़ अबाउट फास्ट फैशन. तो फास्ट फैशन अनफॉर्चुनेटली इस तरह से आइडेंटिफाई होता है कि वेयर फॉर सम टाइम एंड थ्रो एंड गो फॉर अनदर राउंड ऑफ फैशन. बट जब हम हैंडक्राफ्टेड की बात करते हैं तो दीज आर मोस्टली अबाउट एयरलूम पीसेज. It's about what has come to you through generations, and it's something which you wear proudly, not just because of what it is, the intrinsic value of it, but it's also the emotion attached to it. बल्कि आप अभी आपसे ही बात हुई बिल्कुल 2 मिनट पहले, जब आपसे पूछा कि आप, जब हमने आपकी साड़ी की तारीफ करी तो आपके पास एक कहानी थी उसके लिए आपने फ़ौरन से मुझे ये बताया कि ये मैंने इस हालात में खरीदी थी और ऐसा हुआ था. एंड लिटरली यू विल नोटिस दिस, दैट व्हेनेवर यू विल टॉक अबाउट एनी टेक्सटाइल देयर इज always some kind of a story that binds it, and I think it brings back beautiful memories. और एक टाइम की भी एक, बल्कि मुझे कई बार तो there are smells which remind me of a certain textile because you bought it in a certain environment, and I think that's the beauty of textile. And for me, I think marketing textiles with that storyline is extremely important. So अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो आद्यम हैंड वोवन जो हमारा ब्रांड है, इसमें हम एक्चुअली हैशटैग यूज़ करते हैं कल्चर बियॉन्ड टेक्सटाइल्स. और उस कल्चर बियॉन्ड टेक्सटाइल्स में हम हर तरह की जो भी हमारे उस रीजन की स्पेशलिटीज़ हैं उनको हमारे कस्टमर्स तक ले जाते हैं, जिससे कि उन्हें समझ आए कि जो रहन सहन है या जो आर्टिस्ट लोग हैं जो इनको बनाते हैं वो किस चीज़ से प्रेरित होते हैं. जैसे बहुत से जो आर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे कांजीवरम्स हैं या महेश्वर हैं, दे एक्चुअली टेक फ्रॉम द आर्किटेक्चरल मोटिव्स ऑफ दैट प्लेस. ओरिजिनली दे स्टार्टेड फ्रॉम दैट. द कलर्स ऑफ the desert is because they miss the color, is how they bring color into the fabric. Or even if you take the example of certain flora and fauna, again Kashmir, Sozni embroidery uses flora fauna because that's what the artists have seen around them. So there is a story which is at the back end, which is what creates textiles, and then there is a story that the consumer carries forward. So I think textile for me is like a sort of a full spectrum of kahaniyan and memories and the attachment. I'll just add one more thing, like, you know, there is a saying in the apparel fashion world that a good garment is what can be worn inside out. While that is referred to as more the finish of the garment, but for me a textile also is something which you wear more for your own joy and the emotion it actually gives you, whether it's the weaver who wove it with love and care, or whether it is how it has come to you over generations. And I think that story is what gives you the feel of textile, because which you cannot get by just buying anything sometimes. So it's always about that कहानी जो पीछे उसकी है, जो आपको उसकी warmth देती है और उसकी beauty देती है. What about you, Pankaj? आप किस तरीके से इससे relate करते हैं? As far as food is concerned, I think हर डिश के पीछे, हर आपके घर में पकने वाली किसी भी डिश के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है. चाहे वो ये हो कि ये मेरी नानी ऐसे बनाती थी, या माँ ऐसे बनाती थी, या दादी की रेसिपी है. तो देयर इज सम इमोशनल अटैचमेंट टू एवरी डिश, आई बिलीव. और मुझे लगता है जहाँ कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस अटैच्ड होते हैं वहाँ कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है. एंड नॉट जस्ट होम कुक फूड, आई थिंक हमारे जो इतने फेमस फेबल्ड डिशेज हैं, हर एक के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है. सीधा से एग्जाम्पल लीजिए ना, हमारे लखनऊ के जो गलावटी कबाब हैं, तो उनकी कहानी तो सब जानते हैं कि कैसे एक टूथलेस नवाब वांटेड टू ईट मीट एंड दस द गलावटी कबाब वाज क्रिएटेड फॉर हिम. और या फिर जो काकोरी कबाब्स हैं, तो उनकी कहानी क्या है? एक नवाब को किसी ब्रिटिश ऑफिसर ने, ही berated him for the coarseness of the सीख कबाब that was served. तो उसको उन्होंने काउंटर करने के लिए फिर दैट इज हाउ इट वाज क्रिएटेड. या फिर जब हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते वक्त कुछ खाना अपने साथ ले जाते हैं, तो उसकी भी एक कहानी है. तो जहाँ तक फूड का सवाल है, आई थिंक जितना ज़्यादा फूड स्टोरीज और इमोशन से जुड़ा हुआ है, शायद कुछ भी नहीं. राइट? बिकॉज अगेन फूड इज समथिंग सो वेरी डियर टू अस. इट इज़ नॉट जस्ट नरिशमेंट, इट इज़ मोर देन दैट. होली पे बनने वाली गुजिया है, वो अपनी एक कहानी कहती है.
है ना। और इसी तरीके से आपके घर में जो पंजीरी का प्रसाद बनता है या चरणामृत बनता है, उसकी अपनी एक कहानी है। तो फूड जिस तरह से कहानियों से जुड़ा हुआ है, जैसे इमोशन से जुड़ा हुआ है, आई थिंक नथिंग एल्स बाइंड्स इट मोर। I totally agree. मंजरी, आपका क्या इस पे राय है? मेरा जो आर्ट फॉर्म है वो अपने आप में कथक है, विच मीन्स जो कथा कहने वाले हैं। सो वी आर एनीवेज अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स हु आर स्टोरी टेलर्स। बट यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि स्टोरी टेलिंग डांस फॉर्म जो है वो स्टोरी टेलिंग आर्ट फॉर्म है, पर उसका जो एक ग्रामर सीखी जाती है वो वैसे ही होती है जैसे हम अंग्रेज़ी, हिंदी, किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर सीखते हैं। हमने ABCD सब सीखा, फिर हम सीखते हैं कैट बैट रैट कैसे जोड़ेंगे शब्दों को, फिर हम सीखते हैं कॉमा कहाँ लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ लगाना है, कि सेंटेंस कैसे बनेगा। एग्जैक्टली वैसे ही अगर हम नृत्य को देखें तो नृत्य भी वैसे ही होता है। हम सब मुद्राएं सीखते हैं, हम ताल सीखते हैं, हम लय सीखते हैं, हम सारी चीज़ें सीखते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात और आपके सवाल से जुड़ी हुई बात है स्टोरी टेलिंग, कि अब ये सब सीखने के बाद एक डांसर जो है अगर बहुत खूबसूरत A बनाए, उसके बाद Z बना दे, X बना दे, Y बना दे, तो देखने वाला कहेगा ये तो जिब्रिश है, बना सब करेक्ट है, खूबसूरत बना है, पर है जिब्रिश। तो उसके लिए क्या ज़रूरी होता है कि वो सारी ग्रामर लेकर आप कहानी क्या बताना चाह रहे हैं, वहाँ पर वो मायने रखता है कि उस आर्टिस्ट ने कहानी क्या बताई और जो आप तक पहुँची कि नहीं पहुँची, जिसको हम नृत्य और संगीत के शब्दों में रस कहते हैं, कि वो रस ऑडियंस तक पहुंचा कि नहीं। जब वो रस की अनुभूति उस ऑडियंस को होगी तभी वो कहेगा कि हमें या गाना या संगीत या नृत्य पसंद आया। जब मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ तो मैं प्रैक्टिकली आपसे कह रही हूँ कि हमारे डांस फॉर्म्स में ये ज़रूरी है कि हम ग्रामर सीख के अपनी कहानी बताएं। तो मेरे काम में जब मैंने सूफ़ी कथक इजाद किया, ये 1998 की बात है। हाँ, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मत करिएगा कितने साल पहले, पर 1998 में मैंने सूफ़ी कथक लॉन्च किया था। और इसमें वही बात थी कि वो सारी कथक, ये एक नई चीज़ थी। इससे पहले कहीं भी किसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म में निर्गुण ब्रह्म की बात नहीं होती थी, सगुण भक्ति की बात होती थी। तो ये जब नई चीज़ आई तो ये वही जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने ग्रामर पूरी सीखी, पर मुझे कहानियाँ सूफ़ी संतों की बतानी थी, तो मेरी वो कहानी फ़र्क हो गई, इसलिए वो एक फॉर्म नया डेवलप हो गया। पर कहानी बताना ज़्यादा ज़रूरी था, बजाय इसके कि मैं सुंदर सा एक कैट बैट रैट लिख के छोड़ देती।